3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था। घर लौट जाता। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी, उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसका मैं इंतज़ार कर सकूं। परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश से पूछा। क्या वे मेरे उकला जाने का इंतज़ार कर रहे थे? कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। शनिवार को लाइन में लगकर इंतज़ार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज़ थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानून का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे यह कहा कि मैं सही तनख्वाह मांगूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गरीब डैडी ने झल्ला कर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर के उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतज़ार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गया जो मुझसे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थी। वह मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं भी बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वह भी निकलकर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे।
मैं सुन सकता था और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके दरबेनुमा ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत ज़्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूँगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आप लालची हैं। आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी ज़रा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरा विश्लेषण कर रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कर रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमी आवाज में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटे में आपकी शिकायत सरकार से करूँगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन ज़्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बात कर रहा हूँ। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है? मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर, मुझसे कभी बात तक नहीं की। मैंने व्यंग भरे अंदाज में कहा, क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। परंतु जिंदगी तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाती और मेरा यह मानना है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। यह आदमी कैसी
बेसिर पैर की बातें कर रहा है? मैंने अपने आप से पूछा। जिंदगी अगर मुझे धक्का देती तो क्या इसका मतलब यह है जिंदगी मुझसे बात करती है? अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बात कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखने की ज़रूरत थी। अगर तुम जिंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग दो चीज़ें करते हैं। कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिंदगी को धक्का दे देते हैं। परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या पति को। वे यह नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। जिंदगी हम सबको धक्का मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं